न्यूटन के गति विषयक नियम। तो सबसे पहले गति के जो नियम हैं यह गैलीलियो जी गैलीली ने दिया था। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि जैसे अगर किसी वस्तु को जो किसी इंक्लाइन प्लेन पे या आनत तल पर है, अगर उसे छोड़ दिया जाता है विरामावस्था से, तो जब वह नीचे पहुंचती है और उसी इंक्लिनेशन पर अगर दूसरा तल रखा गया है तो वह उतनी ही ऊंचाई तक उस पर जो है गति करती है, अगर घर्षण को नगण्य माना जाए तो। इसी के आधार पर न्यूटन ने गति विषयक नियम, मतलब उसी को जो है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जो है उन्होंने किया। तो न्यूटन गति विषयक नियम 3 हैं। इसमें से प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो प्रथम नियम यह कहता है कि अगर वस्तु रुकी हुई है तो वह हमेशा रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बल दूसरा न लगाया जाए। या अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि अगर ये एक जो है बॉक्स है, ये देख रहे होंगे कि यह एक जो है बॉक्स है। अगर इस बॉक्स को कोई बल न लगाएं तो क्या यह अपनी जगह से हटेगा? नहीं हटेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इस पर कोई बल लगाते हैं तो यह यहां से हट सकता है, या हम इसको बल लगा करके यहां से उठा लेते हैं। तो यही कहा गया है कि अगर वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो गति की अवस्था का तात्पर्य, जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये गति की अवस्था में है, ये जो है गति की अवस्था में है। तो अगर घर्षण बल कोई कार्य न कर रहा हो तो यह हमेशा इसी तरह से गति की अवस्था में रहेगा, लेकिन इस पर एक बाह्य बल कार्य कर रहा है जो कि घर्षण बल है यहाँ पर, इसकी वजह से यह रुक जा रहा है। तो अगर इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो यह अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन से तात्पर्य है कि उसका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का जो अंतर है उसको कितने समय में हुआ वह संवेग परिवर्तन की दर होगी। तो संवेग परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये संवेग परिवर्तन की दर हो गया। और जो उस पर बल लगाया जा रहा है एफ, उसके अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर संवेग परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो बल जो है बढ़ेगा। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को अगर बढ़ाना है तो बल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। दूसरे नियम का ये इसका गणितीय रूप है। तो मान लिया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय बाद f बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग कितना हुआ? p1 इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणे वेग, तो m इंटू यू। अंतिम संवेग p2 इक्वल टू m इंटू v। तो संवेग परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो p2 माइनस p1। p2 की जगह पर mv, p1 की जगह पे mu, m को कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u। संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो m v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। और आपको ये पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके हैं कि v माइनस यू अपॉन टी जो होता है यह वेग परिवर्तन की दर है जो त्वरण के बराबर होता है। तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, इसके जगह पर हम a लिख सकते हैं, तो ये हो गया m इंटू ए। तो
द्वितीय नियम के अनुसार क्या है कि संवेग परिवर्तन की जो दर है यह लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल एफ, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह पर क्या आ गया, एम ए। तो एफ प्रोपोर्शनल एम ए, और जब कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, तो हमने यहाँ पर के ले लिया, तो एफ इक्वल टू के एम ए। के जो है समानुपातिक नियतांक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू या इसका मान जो है 1 है होता है, अतः एफ बराबर एम ए। तो बल एफ बराबर एम इंटू ए, मतलब हो गया कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो न्यूटन का द्वितीय नियम उस वस्तु पर लगने वाले बल के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ये देखें, कोई प्लेयर है, यह प्लेयर बॉल को कैच कर रहा है, तो आपको पता होगा कि जब जो है ये कैच करता है तो यह अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचता है। बता सकते हैं ऐसा क्यों? इसलिए कि यह बस वेग जो है, ये बॉल जो है किसी वेग से हाथ आ रही है, और ये जब तुरंत इसका आप संवेग परिवर्तन शून्य करेंगे, अर्थात इस बस ये जब हाथ पे टकराएगा तो उसका अंतिम वेग शून्य होगा। तो जब अंतिम वेग शून्य होगा तो यहां पर इसका मोमेंटम है कुछ, और यहां पर जब वो आएगा तो उतना ही बल हाथ पर लगाएगा। अब यहां देखिए, अगर हम इसको हाथ को नीचे की तरफ खींचते हैं तो जो इस वेग माने जो बॉल है, बॉल के रेस्ट में आने का जो समय है वह बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो जो संवेग परिवर्तन की दर है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, तो जब डेल्टा टी की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी क्या होगा, घट जाएगा। अर्थात इस बॉल की वजह से हाथ में लगने वाली चोट या हाथ पर जो आरोपित बल है वह कम हो जाएगा। तो ये देखिए, क्रिकेट के खेल में कैच लेते समय फील्डर गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों? जब फील्डर गेंद को लेकर अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो गेंद का संवेग शून्य होने का समय बढ़ जाता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, और फलस्वरूप फील्डर के हाथों में गेंद द्वारा जो आरोपित बल है वह कम होती है, अर्थात उसकी हाथ में जो चोट है वह कम लगती है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति जब किसी ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदता है तो अधिक चोट लगती है, जबकि बालू के ढेर पर कूदता है तो चोट कम लगती है। सपोज कर लीजिए कि जो है 10 फीट की कोई बाउंड्री है, और बाउंड्री के बगल में रखा गया है बालू, और कुछ उधर फर्श भी है। तो अगर आप फर्श पर कूदते हैं सेम हाइट से और बालू के ढेर पर कूदते हैं, तो बालू के ढेर पर जब कूदते हैं तो उसमें चोट कम लगती है, और जब पक्के फर्श पर कूदते हैं तो चोट अधिक लगती है। क्यों? इसलिए कि पक्के फर्श पर आप तुरंत विराम अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात जो समय है वह कम लगता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर अधिक होती है। जबकि बालू के ढेर पर कूदते हैं तो साथ में जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वह बालू कुछ दबता जाता है और सरकता भी है। तो इस तरह से उस पर जो है रेस्ट में आने में पक्के फर्श की तुलना में जो समय है वह बढ़ जाता है, तो जिससे संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है और इसकी वजह से चोट कम लगती है। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे गाड़ियों, जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल में साकर लगाए जाते हैं। तो साकर इसीलिए लगाए जाते हैं कि जैसे आप जा रहे हैं और अचानक जो है एक छोटा सा गड्ढा है, तो अगर स्पीड नहीं भी कम होती है तो वह उसको पार करके आप चले जाते हैं, इसलिए कि साकर पर जो है उसका फोर्स जब लगता है तो वह नीचे की तरफ दबता है और फिर वह धीरे धीरे उसको जो है बैलेंस कर देता है। तो इस तरह से जो टाइम ड्यूरेशन है वह बढ़ा देता है। टाइम ड्यूरेशन जब बढ़ा देता है तो जो संवेग परिवर्तन की दर है वह घट जाती है। बल की इकाई यूनिट F इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा अभी। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का एसआई मात्रक किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे न्यूटन कहते हैं और कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस मात्रक इसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे डाइन कहते हैं। अब डाइन जो है छोटी यूनिट है और न्यूटन जो है बड़ी यूनिट है, इसलिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये जो है इन दोनों में संबंध है। अब एक चीज आपको बता दें कि जब किसी वैज्ञानिक के नाम पर कोई यूनिट होती है तो जब संक्षेप में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जब विस्तार से लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे न्यूटन, सर आइजक न्यूटन के नाम पर है, तो न्यूटन में आप वैसे कहेंगे कि नाउन है, तो जब नाउन है तो NEWTON एन से आप शुरू करेंगे, ज़्यादातर करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम बल के लिए जब यूनिट का प्रयोग करेंगे तो जब हम शार्ट में लिखेंगे तो एन लिखेंगे, लेकिन जब पूरा लिखेंगे न्यूटन NEWTON तो हम इसको एन से स्टार्ट करेंगे। इसे आप ध्यान रखेंगे। बल का आवेग, किसी बल का आवेग कार्यरत औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल का आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो यह बल का आवेग जो है बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए जब अधिक बल लगाया जाता है तो उस बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल एक देखें कि आप एक लोहे की कील को हथौड़ी से दीवार में ठोक रहे हैं, तो जब फोर्स आप लगाते हैं हथौड़ी से तो हथौड़ी कील के संपर्क में कितने देर तक रहती है? बहुत ही कम समय के लिए रहती है। तो उस समय का जो समय लगा और जितना फोर्स लगाया, दोनों का जो गुणनफल होगा वह उस बल का आवेग होगा। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो बल का आवेग जो है ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, क्योंकि जैसे अगर हम I = F × डेल्टा टी है तो F के जगह पर क्या लिखते हैं? डेल्टा P अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा तो ये मिल जाएगा F, अर्थात जो बल का आवेग है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप जब आप कोई काम कर रहे होते, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो कभी कभी गुस्से में आप क्या करते हैं कि आप अपने हाथ को मेज पर तेजी से ठोकते हैं, और जैसे ही मारते हैं तो आप देखते हैं कि आपको खुद लगता है कि हमने गलती कर दी, इसलिए कि आपने उस पर हाथ ठोका, तो आपने उस पर एक बल लगाया। प्रतिक्रिया के स्वरूप उस वस्तु ने भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाया विपरीत दिशा में। तो यह जो क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगा, यह दोनों वस्तुओं पर बराबर होगा लेकिन अलग अलग होगा। अलग अलग से तात्पर्य है कि जो बल आपने लगाया वह क्रिया बल है, और आपने जो मेज पर ठोका तो आपने मेज पर क्रिया बल लगाया और मेज ने आपके हाथ पर प्रतिक्रिया बल लगाया। तो इस तरह से ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं। प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप रॉकेट के उड़ान के बारे में सुने होंगे, पेपर में भी जानते होंगे, टीवी में देखे होंगे कि उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है और फिर इसके बाद जो है जब वह उड़ान पे होता है तो बहुत तेजी से नीचे गैस जो है निकलती है, और जो ईंधन इसका जल करके नीचे की तरफ निकलता है, तो इसकी वजह से यह फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, ग्राउंड पर लगाता है, और ग्राउंड उतना ही फोर्स इसको उत्थापक ऊपर की ओर लगाती है, जिसकी हेल्प से यह आसानी से जो है ऊपर की तरफ गति कर जाता है। तो इसमें भी
न्यूटन के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया नियम बल के अनुसार होता है। ये देखें, सड़क पर चलता हुआ आदमी, तो ये देख रहे होंगे कि हम लोग जो चल फिर पाते हैं वह कैसे संभव है। इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। जब हम अपने, सपोज कर लीजिए कि आप अपने दाहिने पैर को जब आप रखते हैं धरती पर, तो आप अपने पैर के अगले हिस्से पर जोर लगाते हैं, जिससे जो बल है वह आप लगाते हैं अर्थ पर, और अर्थ जो है, अर्थ माने पृथ्वी, सड़क, यह आपके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है। इसकी वजह से फिर पैर जो है आगे की तरफ उठ जाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है, और इसकी हेल्प से हम आसानी से चल लेते हैं। ये देखें, नाव से जब आप किनारे की ओर कूदते हैं तो क्या होता है, जब आप आगे की ओर कूदते हैं तो नाव जो है पीछे की ओर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आगे की तरफ कूदते हैं तो इस पर जो है एक बल लगेगा। यह बल किधर लगेगा? यह बल जो है इस पर अंदर की ओर लगेगा। तो हम आगे की तरफ जैसे ही कूदते हैं तो प्रतिक्रिया बल जो है वह पीछे की तरफ, अर्थात जब हम किनारे की ओर जा रहे होते हैं नाव से कूद करके, तो नाव जो है पीछे की तरफ जाती है। और अगर हम किनारे से कूद करके नाव पर आते हैं तो उस स्थिति में इसका उल्टा होगा, तो यह अंदर की तरफ न जा करके ये आपकी तरफ, मतलब कि किनारे की ओर जो है ये आती है। तो इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। ये देख रहे होंगे कि जब जो है बंदूक से गोली फायर की जाती है तो बंदूक झटका देती है। तो जैसे देख रहे होंगे कि इसमें इंटरनल ये दिखाया गया है कि बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल, ये देखिए, अभी आपको डिटेल बताता हूं इसका। ये देखिए, ये जो है इसका जो ट्रिगर जैसे दबाते हैं तो ये आगे की तरफ पुश करता है, और ये देख रहे होंगे कि गोली है, इसके पिछले हिस्से पर यह बहुत तेजी से प्रहार करता है, जिसकी वजह से यह आगे की तरफ जो है ये बढ़ता है। त्वरित बल जो लगता है इस पर, यह गोली पर लगने वाला बल आगे की तरफ होता है। अब जब यह बल आगे की तरफ लगाता है तो इस बंदूक पर इस गोली के चलते पीछे की ओर एक झटका लगता है। तो यह बराबर और विपरीत दिशा में होता है। अब इसके उदाहरण देख रहे होंगे कि गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, नाव से उतरते समय नाव पीछे की ओर चल पड़ती है और चढ़ते समय आगे की ओर। एक तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर हटाता है तो विपरीत दिशा में जल तैराक पर बल लगाता है जो उसे आगे की ओर ले जाता है। तो जब तैराक कोई तैर रहा होता है तो क्या करता है, वह पानी को दोनों हाथों से पीछे की ओर धकेलता है, धक्का देता है, तो पानी विपरीत क्रिया में उसे आगे की तरफ जो है बढ़ा देती है। पृथ्वी पर चलना भी इसी नियम के अधीन संभव होता है। जेट वायुयान और रॉकेट की गति, जो कि आप अभी एग्जाम्पल में देखें। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, तो यहां पर यह कहा जाता है कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं या उनके समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, मतलब कि बाहर का कोई इंटरफेयरिंग फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। अर्थात टकराने या संघट्ट के पहले और टकराने अर्थात संघट्ट के बाद जो रेखीय संवेग है वह नियत रहता है। जैसे एक m1 द्रव्यमान का पिंड है, दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड है, यह u1 वेग से आ रहा है और यह u2 वेग से आ रहा है। तो अगर u1 अधिक होगा तो वह m2 से टकरा जाएगा। तो इस केस में लिया गया है कि u1 बड़ा है, तो जब u1 बड़ा है तो यह इसे टकराएगा। जब टकराएगा तो इस समय स्थिति ऐसी होगी, तो यह संघट्ट के समय का है जब दोनों संपर्क में हैं। अब क्या होगा कि दोनों के वेग परिवर्तित हो जाएंगे। अब यह u1 वेग से आ रहा था तो इसका वेग बदल के v1 हो गया, यह u2 से आ रहा था तो इसका वेग बदल करके v2 हो गया। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो
तो संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद का जो संवेग है वह नियत रहता है। तो इसके पहले का संवेग क्या होगा? इसका संवेग हो गया m1 u1 और इसका हो गया m2 u2, दोनों का ऐड कर दीजिए तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये पहले का हो गया। इसी तरह से बाद का m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 v1 प्लस m2 v2, पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यही जो है संवेग संरक्षण का नियम है। अब इस पर बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। रिकॉइलिंग ऑफ गन, बंदूक का पीछे हटना। तो यहां पर आप ये देखें कि अगर मान लेते हैं कि बंदूक और गोली का द्रव्यमान m और स्मॉल m है, गोली का स्मॉल m है और बंदूक का कैपिटल M है। यदि गोली का वेग u है तो गोली छूटने पर बंदूक v वेग से पीछे हटती है, तो छूटने के पहले बंदूक का संवेग क्या होगा? दोनों रेस्ट में है, उस समय गोली भी जो है गतिमान नहीं है और बंदूक भी गतिमान नहीं है, तो दोनों का वेग शून्य है। इसका मतलब कि m1 u1 प्लस m2 u2 और वेग जीरो कर लिया, तो m माने दोनों का द्रव्यमान गुणे वेग, तो वेग जीरो है तो बराबर जीरो। तो गोली छूटने के पहले बंदूक का जो संवेग है वह शून्य है। अब देखिए गोली छूटने के बाद बंदूक का संवेग, तो गोली का होगा mu और बंदूक का होगा mv। अभी हो गया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन संवेग संरक्षण के नियम से क्या है कि गोली छूटने के पहले बंदूक का संवेग और गोली छूटने के बाद बंदूक का संवेग बराबर होगा। तो छूटने के पहले बंदूक का संवेग क्या था? शून्य था, और छूटने के बाद क्या है? mu प्लस mv, तो mu प्लस mv बराबर जीरो। तो mv इक्वल्स टू माइनस mu, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आपको v निकालना है, तो v इक्वल्स टू ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस स्मॉल m अपान कैपिटल M। अब यहां पर ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि गोली छूटने पर बंदूक गोली के चलने के विपरीत दिशा में गति करेगी, अर्थात बंदूक की गोली जो है आगे की तरफ गई तो बंदूक जो है पीछे की ओर झटका देगी। यही कारण होता है कि ये जो फायर ब्रिगेड में आपने देखा होगा कि जब कहीं पर आग लगी हुई है तो पानी को, वह जो पानी वाली जो पाइप होती है उस पाइप को कंधे पर रख करके और जो है वो पानी का फव्वारा उस जलते हुए जगह पर जो है डालते हैं, इसलिए कि तीव्र वेग से पानी जो है निकलता है, तो अधिक वेग होने के कारण उसका जो संवेग होता है वह अधिक होता है। तो इसकी वजह से जो संवेग परिवर्तन का जो सिद्धांत है या जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि जब वह आगे की तरफ जाएगा तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार पीछे की ओर भी एक बल लगेगा और वही बल पाइप को पीछे की तरफ झटका देती है। तो जब कंधे पर रख देते हैं तो उस केस में जो झटका है, मतलब कि जो ये नीचे का जो द्रव्यमान है, ये जो देख रहे होंगे, यह द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जब कंधे पर रख लेते हैं तो जो भी उसमें पर्सन है, अग्निशमन कर्मचारी है, उसका द्रव्यमान और पाइप में से जो मास पानी का द्रव्यमान का निकल रहा है, दोनों के द्रव्यमान मिल करके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिक्वाइलिंग या जो पीछे हटने का जो वेग होता है वह घट जाता है। तो यही कारण होता है कि वह कंधे पर रख करके पानी को आगे बढ़ाते हैं।